नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के अंतर्गत अपन आज पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। सबसे पहले जानेंगे अपन कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम के आधार पर अपन डेरिवेशन कैसे निकाल सकते हैं। कूलाम के नियम के आधार पर जो डेरिवेशन निकालेंगे उसका अपन मात्रक क्या होता है वो देखेंगे। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है वो सभी अपन यहाँ पे आज समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। दो स्थिर दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गई है आपके कूलाम के नियम की परिभाषा। क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ बातें और लिख देता हूं ताकि जो कूलाम का नियम है वो और क्लियर होगा, आपको समझने में आसानी होगी। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसे
जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। देखिए, अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी है कूलाम के नियम की। क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। मतलब जो कार्य करेगा वो दोनों जो आवेश हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और जो उसके अंतर्गत कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करेगा और इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम के अंदर कूलाम का नियम लिखो ये ना आकर कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए ऐसा आता है तो आपको यही लिखना है ना। आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। अब देखिए, मैं तो एक बार आपको इस परिभाषा से इसका डेरिवेशन कैसे आएगा वो बताऊंगा, फिर अपन इसके जो है वो फेयर में लिखेंगे, है ना। देखिए, कूलाम के नियम का जो डेरिवेशन आएगा वो कैसे आएगा, परिभाषा से। देखिए, परिभाषा क्या करी है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। देखिए, स्थिर बिंदु आवेश मतलब आप समझ रहे हैं ना, रुके हुए। अपन ने पढ़ा था कि जो वैद्युतिकी हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी, एक गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश होते हैं, गतिक वैद्युतिकी में गतिशील आवेश होते हैं। तो पहला जो था ना कि स्थिर आवेश होते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर दो आवेश हैं, यहाँ पर जो दो आवेश हैं वो स्थिर आवेश हैं और उसका जो नामकरण है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एक का नाम Q1 है और एक का नाम Q2 है। क्लियर है। और इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रकृति का है, जो कैसा है यहाँ पे F है, कैपिटल F है। ठीक है, समझ में आ गया कि कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके मध्य यहाँ पे आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लग रहा है, वो कौन सा है, F है। और इनकी जो मध्य दूरी है वो क्या है, R है। ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी जो है वो क्या है, R है। अब इसकी परिभाषा से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको समझना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल जो है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समानुपाती। समानुपाती का सिंबल क्या है और व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल क्या है देख लेते हैं। अब देखिए, समानुपाती की बात करूं या व्युत्क्रमानुपाती की बात करता हूं, दोनों सिंबल यही काम करते हैं, सिर्फ बोलने का फर्क है। कैसे समझना, मैंने कहा कि F जो है वो समानुपाती है। F जो है वो समानुपाती है किसके, यहाँ पे देखिए समझना पूरा, F जो है वो समानुपाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझना कि F जो है वो समानुपाती है किसके, 1/r के। मैंने क्या कहा कि F जो है वो समानुपाती है किसके, 1/r के। मैं यहाँ पे दूसरा लिखूंगा, क्या F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के। नहीं समझे आप, इसको मैंने क्या पढ़ा, दोनों एक ही हैं, लिखावट में दोनों एक ही हैं। इसको पढ़ते हैं क्या कि F जो है समानुपाती है पूरे के, 1/r के। और इसको क्या पढ़ा अपने कि F जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के। बात क्लियर है। अब देखिए, व्युत्क्रम का देखिए, व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि r है, r का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/r। समझ रहे हो, मतलब जिसे हर में लिखा जाए उसके व्युत्क्रम कहते हैं। तो ये जो सिंबल है वो समानुपाती का कहलाएगा कब, जब मैं बोलूंगा कि 1/r के समानुपाती है। और व्युत्क्रम कब कहलाएगा, r के सिर्फ, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब ही अपन में होता है। इसलिए समझ रहे हो, 1/r अपन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब ही क्या हो गया, वो अपन में है। क्लियर है ना मैं कैसे बोल रहा हूं। अब देखिए, अपन यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे समझो आप कि इसने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F जो है वो समानुपाती है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के। बात क्लियर है, ये समीकरण 1 बन गई। फिर और बात करते हैं, क्या पढ़ा उसने, तथा उनके मध्य की दूरी
उनके मध्य की दूरी क्या है, आर के वर्ग, आर के वर्ग मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब आर स्क्वायर कहाँ है, अपॉन में है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अपॉन में, तो अपॉन में लिख दिया मैंने। और जो है वो क्या है, एफ है, जो है वो क्या है, एफ है। तो एफ हो गया है किसकी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण क्या बन गया है, 2। ये कैसे लिखा समझ में आ गया। मैंने कहा था अगर देखिए, अगर मैं इसको पढ़ सकता हूं, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा कि एफ समानुपाती है 1/r² के। फर्स्ट वे में ऐसे पढ़ूंगा। अगर मुझे व्युत्क्रमानुपाती के रूप में पढ़ना है, क्या पढ़ूंगा कि एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r² के। देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अपन में होता है, तो 1/r² बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, सिर्फ मैं r² बोलूंगा। बात क्लियर है ना। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए मैं बात करता हूं यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से, मैं एक बार रफ में सिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि दोनों f ही हैं, तो f यहाँ पे समानुपाती आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। बात क्लियर है। दोनों को मिक्स कर दिया अपन ने, और कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पे दोनों को क्या किया है, मिक्स किया है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब फाइनली यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि समानुपाती के साइन को मैं हटाता हूँ, समानुपाती के साइन को मैं अगर यहाँ पे हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, जहाँ यहाँ पे क्या है, एक के आ गया है कांस्टेंट, तो के Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा, r²। तो फाइनली आपके कूलाम के नियम से जो बल की गणना करेंगे अपन, उसके लिए जो डेरिवेशन का रूप आया है वो क्या है कि F = के Q1 Q2 अपन क्या आ जाएगा, r²। कितना आसान है, सिर्फ समझना है। देखिए डेरिवेशन तो आपको मैं ऐसे याद करवा लूंगा, आप भी याद करेंगे कि मतलब कोई गुरु मिला है सिखाने वाला, सिखाऊंगा मैं कि आया कैसे, है ना। सिर्फ आपको सपोर्ट करना है मुझे कि सर हम आपको हर जगह फैला देंगे, यूट्यूब पर शेयर करेंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, है ना, जहां पर भी मुझे आप शेयर कर सकते हैं करिए। अपने दोस्तों को जोड़िए और सभी को जोड़िए, स्टोरी लगाइए, टेलीग्राम पर जो आपको मुझे मतलब फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहां पर शेयर कर सकते हैं। मतलब देखिए आपका मुझे सपोर्ट ये करना है किस रूप में, मुझे मतलब दूसरे दोस्तों के साथ पहुंचा कर, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा कैसे, सब कुछ सिखा कर, है ना। तो इससे क्या है, आपको एग्जाम के अंदर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मतलब मैं तो ये सिखा रहा हूं आपको, ये आया कैसे, क्यों आ रहा है ना। तो अब इसको अपन फेयर में लिखेंगे। देखिए फेयर में लिखेंगे, सबसे पहले समझ लेंगे यहाँ पे कि जो अपन ने यहाँ पे लिखा अभी तक उसको यहाँ पे डेराइव करते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है ना, तभी तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको कि 2 बिंदु आवेश लेंगे यहाँ पे अपन, और 2 बिंदु आवेश का नाम क्या है, एक का नाम है Q1 और दूसरे का क्या है, Q2 है। इस पे आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्या है, F है, जिसकी प्रकृति बता दी मैंने, क्या है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण है। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, r है। अब यहां पर मैं इसका डेराइव करने वाला हूं परिभाषा से, ठीक है। परिभाषा ने क्या कहा कि 2 जो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके मध्य जो लगने वाला बल है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर F जो है वो समानुपाती होगा किसके, Q1 और Q2 के। क्या बात क्लियर है। समीकरण 1 फिर क्या हो जाएगा कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दोनों जो आवेश हैं उसके मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के, तो 1 क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, मुझे विश्वास है। ये समीकरण क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना, ये समीकरण 2 हो गई। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या करना है अपने को, दोनों को मिक्स कर देंगे। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं कि समीकरण, अपने को पूरा लिख के बताना है, अपने को ये समझना है कि सामने वाले गुरुजी को कुछ भी नहीं आता है, कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पे कि F ही इन दोनों के समानुपाती है और F ही इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोनों का सिंबल सेम है। मैंने बोला ना आपको कि यहाँ पे बोलने का तरीका अलग है, बाकी काम तो सेम कर रहा है ना। तो F दोनों को मिक्स करूंगा, क्या आ जाएगा, ये सिंबल आ गया है, और Q1 Q2 ऊपर आ जाएंगे, ऊपर ही है तो अपॉन में r² आ जाएगा, दोनों का मिक्स रूप हो गया। जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो इसके बदले में एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है,
ठीक है ना, उसे समानुपाती नियतांक कहते हैं, क्योंकि समानुपाती के बदले में आ रहा है वो, उसको समानुपाती नियतांक क्यों कहते हैं, क्योंकि समानुपाती के बदले में आता है। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और ये फाइनली आपके कूलाम के नियम से जो रूप आया है बल का, जिसकी सहायता से अपन गणना करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये आ गया है अपना फाइनली रूप। अब यहाँ पर कुछ बातें लिख देते हैं अपन, है ना, आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए यहाँ हर बात को डेराइव करना है और एक्सप्लेन करना है डीपली, ताकि क्या है अपने नंबर तो पूरे में से पूरे आए और अपन सीख सकें उसको कि यहाँ के एक समानुपाती, यहाँ के एक समानुपाती नियतांक हैं, यहाँ के एक समानुपाती नियतांक हैं जो आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। अब देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो के हैं, जो समानुपाती नियतांक कहलाता है, क्योंकि समानुपाती के स्तंभ पर आया है वो। अब जो क्या है, दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो किस प्रकार का है, कौन सी प्रकृति है, उसके बारे में बात करता है, उसकी मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है वो। अब यहाँ पे जानते हैं कि जिस के की अपन बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, तो यहाँ के इक्वल टू के का जो मान है वो क्या है कि 1/4πε0। यहाँ पे जो के का मान है वो क्या है कि 1/4πε0। बात क्लियर है, ये तो हो गया है के का मान। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, और इसका के का मान जो है ये तो है, इस जगह रखेंगे अपन और इसका रूप आएगा। बात क्लियर है, अपन लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ये जो के का मान है वो अपन गणनाओं के रूप में कैसे यूज करेंगे वो भी यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो साथ में लिख ही देता हूँ, ताकि क्या एक बेस्ट रूप बन जाएगा कि F जो है इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो समझ गए आप कि कोई नई बात नहीं हुई है, अपन ने क्या किया है, सिर्फ के का मान यहाँ पे रख दिया है। बात क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जो के का मान है वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर अपने को जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसे गणनाओं के लिए जो के का मान होगा वो कैसे लिखेंगे, क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, गणनाओं में जो के का मान है वो के इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये क्या है, इसका मात्रक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये भी बता दो कैसे आया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये के का जो मान है वो तो ठीक है, लेकिन ये मात्रक कैसा है वो भी बता दो मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो अपन ने भी जस्ट पढ़ा कि F इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। तो मुझे के का मान निकालना है, क्योंकि के की बात कर रहे हैं तो के फ्री करना है। तो के फ्री करने के लिए R स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो F इंटू क्या हो गया R स्क्वायर इक्वल टू क्या है, के Q1 और Q2 है। अब के की जरूरत है तो Q1 और Q2 को उधर भेज दो, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर अपन क्या है Q1 Q2। ये आ गया है फाइनली, ये माना गया क्या का मान, के रूप का माना गया है। अब देखो, इसके लिए अपन यहाँ पे समझे कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या है, न्यूटन है।
बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। दूरी को अपन मीटर में मापते हैं तो दूरी x² है तो मीटर का x² हो जाएगा। अब आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर का x² अपॉन कूलाम का x²। तो ये जो है वो k का जो यहाँ पे मात्रक है वो कैसे आया मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि जो मैंने लिखा है उसको आप समझ गए होंगे। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि क्या है आपको भी समझ में आए ये होता क्या है ना। देखिए थोड़ा सा और मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पर कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। देखिए अपन ने देखा था अभी कि k का मान जो था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। बात क्लियर है। और इस एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है वो कितना है, यहाँ पर देखिए कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका जो मात्रक है वो क्या होगा कि c का x² अपॉन मतलब कूलाम का x² अपॉन न्यूटन इंटू मीटर x²। बात क्लियर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका भी बता दीजिए, तो मैं इसको भी बता दूंगा ये कैसे आया है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि F इक्वल टू अपन ने पढ़ा क्या कि K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। बात क्लियर है। फिर अपन अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि F इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। क्या बात सही है। मुझे कौन चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर भेज दूं, तो एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई, देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो पार्ट कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजता हूं तो F इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या है Q1 Q2 अपॉन क्या है R² है। बात समझ रहे होंगे आप। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए, F को उधर भेज दो भले, या ये रहेंगे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इधर रहते हैं ना कि 1/4 पाई रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट है, साथ में रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका तो मात्रक होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F जब जाएगा तो अपन में आ जाएगा। तो 1/4 पाई तो पहले से है, Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा F R²। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका मात्रक क्या है, C कूलाम, तो कूलाम का x², बल का मात्रक क्या है न्यूटन, और दूरी को अपन मीटर में, दूरी x² मीटर x²। तो ये इसका मात्रक आ गया है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आप समझ गए होंगे कैसे आया है ना। तो इस प्रकार से अपन सीखेंगे। तो मैंने वही बात आपको बोली है कि मात्रक वगैरह सब कुछ मैं सिखाऊंगा कि आते कैसे हैं। अब देखिए अपन जो बातें अपन वहाँ पे करी हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर देते हैं, लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि K का मात्रक। अब देखिए बहुत ही शानदार नोट्स बनेंगे। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दिलीप सिंह लेक्चर्स करके आपको ढूंढना है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। अपन ने भी जस्ट पढ़ा है क्या कि F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R²। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मुझे K का मान निकालना है, तो यहाँ पर इधर भेज दूं मैं, तो F इंटू R² इज इक्वल टू क्या हो गया है K Q1 Q2। अब K का मान निकालना है, ये इसके अपन में आ जाएंगे, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू R² अपन में क्या हो गया है Q1 Q2। अब ये फाइनल इसका क्या आ गया, रूप आ गया K का, क्योंकि अपन K की बात कर रहे हैं, K के मात्रक की है ना। मोटे मोटे रूप में अपन ने देख लिया है, लेकिन इसको अपन थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला लिख रहा हूं मैं कि K का SI मात्रक। अब यहाँ पे देखिए कि K इक्वल टू है क्या,
क्या इक्वल टू क्या है कि F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या है कि Q1 इंटू Q2, यही रूप है। अब यहाँ पे इसके मात्रक आ जाएंगे। आप देखना इसका मात्रक क्या होगा कि बल का मात्रक न्यूटन और दूरी को मापते हैं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दूरी का स्क्वायर है, और कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। अब दूसरा अपन लिखते हैं यहाँ पर कि के का सीजीएस पद्धति में मात्रक। बात क्लियर है? तो इसी प्रकार से लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो जाएगा कि k इक्वल टू क्या होता है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 होता है। अब यहाँ पे देखो कि जो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है वो डाइन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डाइन हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा कि अब देखिए दूरी को ऐसा ही पद्धति में मापते हैं क्या, मीटर में, लेकिन दूरी को सीजीएस पद्धति में क्या मापते हैं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर दूरी स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कि जो आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक है वो क्या है, कूलाम है, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या है, स्टेट कूलाम है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा स्टेट कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि दो है तो स्टेट कूलाम इंटू स्टेट कूलाम क्या होगा, स्टेट कूलाम का स्क्वायर, तो स्टेट कूलाम का स्क्वायर। बात क्लियर है? अब अपन बात करते हैं एक कूलाम की परिभाषा। मुझे विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करता हूं मैं एक कूलाम की परिभाषा। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर साथ में साथ आप पढ़ते हुए नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है समझना। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित आवेश 1 कूलाम कहलाता है। देखिए एक कूलाम की परिभाषा क्या बनी। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित आवेश 1 कूलाम कहलाता है। ये बात क्लियर है? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डेराइव करते हैं कि 1 कूलाम इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं उसको आप समझ जाएंगे कि आवेश का जो विमीय सूत्र बना यहाँ पे, इसके आधार पर वो क्या बन जाएगा, AT कैसे बना। देखिए इसका आवेश क्या है, 1 कूलाम जो प्रवाहित हो रहा है वो क्या है, आवेश है। तो आवेश का जो विमीय सूत्र बना वो क्या है, एम्पियर। A मतलब एम्पियर, T मतलब क्या है, टाइम, सेकंड, है ना। तो यहाँ पर AT बन गया है। ये इसलिए लिखा है कि कभी कभी
अपने प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपके काम आएंगे। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और आगे अपन इस पर एक दो बात लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो कहानी है वो कहाँ पर ख़त्म हो रही है। फिर अपन इसका जो अगला टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आप। देखिए थोड़ा आगे बात करता हूँ। निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के लिए देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, बल की। तो निर्वात के, देखिए निर्वात के लिए जो बल है, अब यहाँ पर ये समझना कि जो अपन ने अभी तक बल ज्ञात किया था, अपन ने जो बल ज्ञात किया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, Q1 है Q2 है, इन दोनों के मध्य में जो बल लग रहा है वो F है, जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रकृति का है। इसके मध्य की जो दूरी है वो R है। बल अपने को प्राप्त हुआ था कि जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती हैं, और बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग का, तो 1/r² हुआ था। इन दोनों को मिलाकर मैंने लिखा था कि F जो है समानुपाती है Q1 Q2/r² के। फिर इस समानुपाती के बदले में आ गया था क्या, बराबर, वो लिखा था क्या, Q1 Q2 अपन क्या हो गया था, r² हो गया था, है ना। तो ये जो बल था, लेकिन ये जो बल निकाला था अपन ने वो किसके लिए निकाला था, निर्वात के लिए, मतलब हवा में निर्वात के लिए निकाला था। लेकिन अपन देख रहे हैं कि अगर निर्वात की जगह कोई माध्यम आ जाता है तो उस समय क्या कंडीशन बैठेगी यहाँ पर। तो अपन ने वही लिखा है निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के लिए बल। देखिए क्या हो जाएगा फाइनली, F यहाँ पे मैं लिख दूंगा माध्यम, कि जब माध्यम होगा तब बल किस प्रकार से अपन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा वो 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। देखिए आपको पता होगा मैंने कहा था कि K का जो मान है, मैंने कहा था आपको कि जो K का मान है वो क्या है, 1/4πε0 है। ये जो ε0 है वो मैंने ये कहा था कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात के लिए है। ε0 जो है वो किसके लिए है, निर्वात के लिए है। तो यहाँ पे फर्क ये पड़ गया कि जो 1/4π ये सिर्फ एप्सिलॉन है, वो नॉट था, ये एप्सिलॉन है। अब इस एप्सिलॉन का मतलब क्या है वो समझना, बाकी एज इट इज सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो यही बात थी कि जब माध्यम आ जाएगा तो बदलेगा क्या, माध्यम आ जाएगा बदलेगा कौन, एप्सिलॉन बदलेगा। अगर निर्वात में है तो ε0 होगा, अगर नहीं है तो सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा। वो निर्भर करेगा वो माध्यम किस प्रकार का है। तो मुझे विश्वास है कि अपन ने कूलॉम का जो नियम पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक स्टडीज लगाकर जोड़ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।